विरंगम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम। सकल वसुधा निज कुटुंब की भावना संस्कृति सनातन आधुनिक शिक्षा पुरातन ज्ञान धाराओं का संगम देश की स्वाधीनता भूमिका शब्द कोटि वंदन निष्ठित सत्यम के मंगल दिव्य भावों का समागम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम। भव्य महाविद्यालयों के परिसरों से चिर सुशोभित श्रेष्ठ गुरुजन कर रहे छात्र और छात्राएं दीक्षित सदचरित्राचार पावन साधना संकल्प संयम धवल वैश्विक चेतना नव क्रांति संस्कारों का उद्गम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम। सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विरंगम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम ज्ञान का आलोक अनुपम ज्ञान का आलोक अनुपम ज्ञान का आलोक अनुपम। आज अपने मध्य दो मूर्धन्य रचनाकार सुश्री गगनगिरी जी और आत्मीय प्रियदर्शन जी, हिंदी विभाग के प्रभारी श्रीमान विभास जी, मित्र और बजरंग जी, मनोज जी, परम श्रद्धेय जहाँ सर आए हुए हैं हम सबके मध्य आज। इंग्लिश डिपार्टमेंट की दो अपने साथी डॉक्टर प्रीति देवान जी हैं, वंदना माथुर जी हैं, हिंदी विभाग के समस्त शिक्षक बंधु भगिनी और प्रिय विद्यार्थियों। वास्तव में हर संस्थान की अपनी एक गौरवशाली परंपरा होती है और उन परंपराओं के जो नींव के पत्थर बनते हैं उसमें उनके कार्य करने वाले बंधु भगिनी होते हैं। तो ऐसे अपनी एक भगिनी विनीता अग्रवाल जी रही, जिनका भी चर्चा किया विभास जी ने। और देश बंधु महाविद्यालय का ये सौभाग्य था कि आपने अपनी सेवाएं यहाँ दी और उससे भी बड़ा आप सबने उनकी स्मृति को संजोए रखने के लिए 25 वर्ष ये आयोजन कर रहे हैं। मुझे तो 1 वर्ष हुआ यहाँ पर इसमें बने, लेकिन मुझसे पहले जो 24 वर्ष आप सबने इस परंपरा को निभाया, तो उसके लिए आप सब बहुत बड़े साधुवाद के पात्र हैं। आप सब अभिनंदन के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। व्याख्यान माला का एक परिचय देने के लिए बजरंग जी को आमंत्रित करूंगा। बजरंग जी के ही का ही प्रमुख हाथ रहा है इस व्याख्यान माला को शुरू करने में। तो मैं चाहूँगा कि बजरंग जी इस व्याख्यान माला के बारे में थोड़ा सा परिचय दें, ताकि हमारे विद्यार्थी भी इस बारे में जान सकें और उसके बाद फिर हम घोषणा पाते हैं। जी को उन्होंने कहा कि मैं तो नर्वस रहता हूँ, उसमें एक तंज था विश्वविद्यालय और कॉलेज के अध्यापकों के बीच में। तो ऐसा है कि उसमें बीच में दीवार नहीं बननी चाहिए, लेकिन इस श्रृंखला का परिचय, इसके 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में ये कि विनीता अग्रवाल जी इसी विभाग में थी। हम 2 लोगों ने, संजीव कुमार जी ने और मैंने एक साथ ज्वाइन किया था दिसंबर 97 में। तब उनसे परिचय हुआ ज्वाइन करने के साथ। उनके यहाँ पर नाटक की कार्यशालाएं हुआ करती, उनके घर पर हम लोग वहाँ जाते थे, कुछ बोलते थे, कुछ पढ़ते थे, कुछ देखते थे, रिहर्सल वगैरह। तो एक तरह से उनसे आत्मीयता हो गई। वो 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो झांकी निकलती थी लाल किले पर, यहाँ क्या कहते हैं कि परेड ग्राउंड पर, उन सब की वो एंकर थी, उसको आंखों देखा हाल बताया करती थी रेडियो पर, बहुत अच्छी बुलंद आवाज़ थी। तो विनीता अग्रवाल जी की पीएचडी आत्मकथाओं पर थी, आत्मकथा, स्वरूप और संकल्पना, ऐसा करके। और बाद में फिर उनकी कविताओं में रुचि हुई। उन्होंने एक
एकल नाटिका भी लिखी, एक परिकथा, और स्त्री का जीवन कैसे बदलता है, कैसे उसकी अपनी डायरी दूध और राशन वाले की डायरी बन जाती है। ये बहुत बढ़िया से उन्होंने एक प्रोटैगनिस्ट है, वही बोलती है पूरे नाटक में, 1.5 घंटे का है। तो ये सब उनके यहाँ है, मतलब क्रिएटिव थी और अच्छी अध्यापिका थी। 1946 में उनकी पैदा हुई थी और 1999 1 दिसंबर को उनका मतलब चल ही रहा था, रिटायर नहीं हुई थी और अचानक हृदय गति रुकी, हार्ट अटैक आया, और भी कुछ कारण रहे होंगे और वो स्मृति शेष हो गई। तो हम लोगों ने फिर ये सोचा कि नहीं, उनकी स्मृति में कार्यक्रम करना चाहिए। कुछ तो व्यक्तिगत उनके उपकार थे, बहुत जीवंत माहौल रखती थी विभाग का, तो इसलिए भी कि अपने साथी को बुलाना ठीक नहीं है। तो वो 2000 से शुरू हुआ और लगातार चलता आ रहा है। कोरोना काल में हमने इस कार्यक्रम को किया ऑनलाइन, लेकिन श्रृंखला इस कड़ी को टूटने न दिया। इसमें हिंदी के कवि और कहानीकार और उपन्यासकार आते ही रहे हैं। इसके अलावा पंजाबी के, संस्कृत के, उर्दू के, इन भाषाओं के भी कवियों को, रचनाकारों को, कहानीकारों को बुलाया, उनसे बात की, उनकी रचनाएं सुनी, अनुवाद में सुनी अन्य भाषाओं से। तो ये इस तरह से सभी, लगभग सभी लोग आ चुके थे। ये एक बात थी कि हम प्रियदर्शन जी को बहुत पहले बुलाना चाहते थे, लेकिन किन्हीं वजहों से वो कहें कि हो नहीं पाया। इस बार विभाग जी ने यह संभव किया। गगन जी को आप सब पढ़ते हैं, आपके अपने सवाल हैं, आपकी अपनी रीडिंग है, वो अभी आप रखेंगे ही, जिस तरह का इस कार्यक्रम का डिजाइन है। लेकिन ये कि एक तरह की ऊंचाई इस कार्यक्रम को, इस श्रृंखला को मिल रही है गगन जी के आने से, प्रियदर्शन जी के यहाँ होने से। हम विभाग के लोग इन दोनों रचनाकारों के प्रति बहुत कृतज्ञ हैं और मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में, जैसा अभी बात हो रही थी कि हम हमारे यहाँ पटकथा वगैरह होता है, एक कार्यशाला करना चाहते हैं न्यूज राइटिंग और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कैसे हमारे विद्यार्थी किस तरह से उसमें रुचि रखते हैं। तो एक कार्यशाला, तो उसके लिए हम पुनः आप लोगों को याद करेंगे। लेकिन आज के कार्यक्रम के लिए आप दोनों लोगों का और अन्य साथियों का, सभी लोगों का अभिनंदन। मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूँ। धन्यवाद। नवंबर को, और ये पहले टाइम्स ऑफ इंडिया समूह और संडे ऑब्जर्वर में साहित्य संपादन में संबद्ध रही, फिर पत्रकारिता इन्होंने की और पत्रकारिता में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में नीमन फेलो भी रही हैं ये। और इनके पहले संग्रह एक दिन लौटेगी लड़की की कविता पर इन्हें युवा कवियों को दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला। और उसके बाद उन्होंने कई कृतियाँ लिखी कविताओं की, जिन्होंने हिंदी साहित्य में जो स्त्री कविता का जो स्वर है उसको एक खास शक्ल देने में अपनी तरफ से एक भूमिका अदा की। उसमें एक दिन लौटेगी लड़की के अलावा अंधेरे में बुद्ध, यह आकांक्षा समय नहीं, थपक थपक दिल थपक थपक, और बाद में अभी कुछ साल पहले आया मैं जब तक आई बाहर। 5 काव्य संग्रह इनके हैं। इसके अलावा गगन जी उन विरले रचनाकारों में हैं जिनका गद्य भी उतना ही प्रभावी है। और वो गद्य में उन्होंने कथात्मक कृति तो कुछ नहीं लिखी है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिनको विधा के स्तर पर अभी भी सही टिकाना मुश्किल है, जिसमें खासतौर पर दिल्ली में उनींदे, आवाक और देह की मुंडेर पर, और फिर इत्यादि, ये इनके गद्य संग्रह हैं। और ये बात मैं कह रहा था कि गगन जी उन कुछ लोगों में से हैं जो कविता और गद्य दोनों लिखती हैं, और दोनों में इनका व्यक्तित्व बदल जैसा जाता है। दोनों में एक अलग तरह का व्यक्तित्व, जो गद्य में जो व्यक्तित्व है वो
कविता में व्यक्तित्व, हालांकि समानताएं भी खोजी जा सकती हैं उसमें, और समानताएं हैं। तो गगन जी को इस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और यह भी इन दिनों सभी पुरस्कार कहीं ना कहीं उसमें विवाद होता है, लेकिन गगन जी के पुरस्कार का ही ऐसा पुरस्कार है जिस पर अभी कोई विवाद नहीं हुआ। हालिया दिनों में हर पुरस्कार विवाद का विषय बन जाता है, लेकिन ये इसका मतलब इस निर्णय को सभी की प्रायः सहमति रही है। तो उठाने का तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं ऐसा कहकर सिर्फ इस बात को बताना चाह रहा हूँ कि इनके लेखक की के साथ मैं बताऊं कि हम दोनों जन्मदिन शेयर करते हैं। 24 जून को हम लोग दोनों पैदा हुए थे, और ये पत्रकार तो हैं ही, कहानीकार, संस्मरणकार, उपन्यासकार, लेख संग्रह आए हैं, और कविता भी इधर इनकी आई है, और संपादक तो हैं ही। जनसत्ता पत्रिका से काफ़ी दिनों तक जुड़े रहे, और एनडीटीवी से जुड़े रहे हैं ये। इनकी रचनाओं में इनका उपन्यास एक बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि पॉपुलर थ्रिलर के शैली में लिखा हुआ उपन्यास है। आप लोग को बहुत मजा आएगा, कभी पढ़िए। जिंदगी लाइफ, वो एक अपराध कथा की तरह से है, लेकिन वो महज अपराध कथा नहीं है। बारिश, धुआं और दोस्त, हत्यारा तथा अन्य कहानियाँ, सहेलियाँ और अन्य कहानियाँ, ये इनके कथा संग्रह हैं। हमारे बीच आए हैं, तो हम इनका फिर से स्वागत करते हैं। अब हम रचना पाठ के लिए सबसे पहले अपने कुछ विद्यार्थियों को बुलाना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा खुशी नईम को। वही बताएंगे कि वो क्या है। शिक्षकों को और जो मेरे सहपाठी हैं उन सबको मेरा नमस्कार। मैं खुशी नईम, तृतीय वर्ष की छात्रा, आप सबके समक्ष कविता का एक पाठ करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है 24 पार करती लड़की। उसकी बाहों को चूड़ियाँ अजीब सी लगती हैं, आजकल वह नई धुन में सवार है। नहाते हुए बाहें प्यूमिक स्टोन से रगड़ती, प्रिंट दुपट्टे के साथ चूड़ियाँ बिठाती, माथे पर बहुत सोचकर एक बिंदी लगाती, त्वचा का सादापन धीरे धीरे उखाड़ती। वह जिद पर आमादा है, इसमें कुछ है, एक सुर्खरूपन, दिवालियापन, उसास पर, किसी अनकहे शोक से मुक्ति भी। त्वचा उसकी हैरान है और वह इस हैरानी से बाखबर, इसलिए माथा संवारते वह आंखों के नीचे ना मालूम झुर्रियाँ नहीं देखती। बोहों के ऐन बीच बिंदी ठीक करते वह कुछ झटकती है। उसमें क्या है, सपना है कि नींद, कि उम्मीद, कि ऊब, कि धीमे धीमे फैलने वाली मृत्यु। वह कभी नहीं देखती आईने के पार, सीधे अपनी आंखों में। जो नामालूम सा कुछ उसकी पुतलियों में तैरता था, सरोवर सा साफ निश्चल, वहाँ अब खाली है। वह बह गया या सूख गया, नींद में डूबी उंगलियां उसकी चेहरे पर चलती हैं। नींद में ही वह सफ़ेद लट अपनाती है, और खोपड़ी जब उन्हें उफानती बेपर्द उसे झंझोड़ती है। वह नींद में ही होती है, उंगलियों की नींद से देह की नींद तक छपाक छपाक चलती, हड़बड़ाकर चढ़ाती है वह आंखों पर शीशे। माथे पर उसकी बिंदी अजीब सी लगती है, हाथों में चूड़ियाँ अटपटी सी, ऐनक में चेहरा हास्यास्पद सा। लेकिन आजकल वह जिद में है, अपनी देह का सादापन धीरे धीरे उगाड़ती है। धन्यवाद। करुणा कुमारी द्वितीय वर्ष की छात्रा आप सभी के सामने एक काव्य पाठ प्रस्तुत करने जा रही है, जिसका शीर्षक है करवट बदलोगे तुम नींद में। पलकें झड़ जाएंगी तुम्हें देखने की इच्छा में, उंगलियां बन जाएंगी चींटियां तुम्हारे पैरों पर चढ़ती पिछलती। होठ बन जाएंगे नन्ही मक्खी नन्हा मच्छर तुम्हारे रखते कानों पर
अपना पहला स्पर्श, सांस उसकी करेगी चहलकदमी, तुम्हारी सोई काया में यूं बेखटके जैसे खाली घर में हो। करवट बदलोगे तुम नींद में और तुम्हें कुछ मालूम न होगा, न यह कि क्यों भटकते रहते हैं कुछ प्रेम इस धरती पर, न यह कि व्यस्त रहते हैं क्यों कीट पतंगे दिन रात। तीसरे पहर तुम उठ बैठोगे, कुछ नींद कुछ प्यास कुछ चित्त भ्रम में, काफी देर तुम्हें मालूम ना होगा क्यों हिल रही है सारी सृष्टि इस पहर। सुबक रहा है कौन, कहाँ, भीतर कि बाहर, यह आकांक्षाएं समय नहीं। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आज यहाँ पर गगन गिल जी की फेमस कविता का पाठ करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है एक दिन लौटेगी लड़की। एक दिन लौटेगी लड़की हथेली पर जीभ लेकर, हाथ होगा उसका लहू से लथपथ, मुंह से टपका लहू कपड़ों में सूखा हुआ। फिर धीरे धीरे मुंह उसका आदी हो जाएगा, कपड़ों के खुशनुमा रंग उसके चेहरे पर लौटेंगे। सोचेगी नहीं वह भूल कर भी अपनी हथेली के बारे, जीभ के बारे में, क्योंकि लड़की कुछ नहीं सोचेगी और इस तरह दहशत से परे होगी, या कहें कि दहशत के बीचों बीच। लड़की में कुछ नहीं कांपेगा, ऐसा कुछ भी नहीं जिसे धड़कता हुआ कह सके। सिर्फ कभी कभी उसमें एक सपना धड़केगा, या सपने में लड़की। उस कभी कभार वाले दिन लड़की निकलेगी, उस कभी कभार वाले दिन लड़की निकलेगी, सपने की नाल से अलग लिथड़ी दे लेकर। उस दिन से बहुत दिनों दूर हथेली पर जीभ खींच लाए। उस दिन से बहुत दिनों दूर सपने में लड़की झांकेगी अंधे कुएं में, भीतर होगी जिसके अंधी एक और लड़की। आंखें जिसकी देखेगी जिसे भी अंधा कर देगी। लड़की सोचेगी, जो हिस्सा अंधा होना था हो गया, जो चुप होना था वह हो गया, जो लाचार होना था वह भी हो गया। फिर अब भला वह क्या करती है अंधे कुएं में बैठी? वह ये सब सोचेगी, लेकिन सिर्फ सपने में। दिखने में तो बाहर से वह खुश मिजाज होगी, दिखने में तो बाहर से वह खुश मिजाज होगी। मुंह उसका जुबान बिना आदि, आंखें उसकी दृश्यों से दूर, रंग उसके चेहरे में गडमट। जुबान के बारे में वह कभी नहीं सोचेगी, भूल कर भी नहीं। ना जुबान के बारे में, ना हथेली के बारे में, ना होठों के बारे में। पाठ करने जा रही हूँ, उसका नाम है वह अपनी देह में लौट जाएगी। वह उसे पाप की तरह चाहेगी, वह उसे पुण्य की तरह चाहेगी। किसी अनजान जगह के अनजान कमरे में वह करेगी उससे प्रेम अपने ख्याल में, कि जैसे नींद में चलते चलते चली गई हो वहाँ बेवजह बिना बुलाए, कि जैसे सदियों में बैठी हो वह अपने भीतर उस जगह जहाँ रहते हैं दूसरे अपनी इच्छाओं के पागल होने के इंतज़ार में। वह उसे चाहेगी उस सपने की तरह जिसे देखा हो उसने हमेशा सिर्फ खुली आँखों से, कि जैसे वह कंधा हो किसी बाज रोने के लिए, जैसे चाहना कोई शाप हो, ना रुकने वाला विलाप हो या आत्म प्रलाप। वह उसे चाहेगी जैसे चाहना सुख से बचना हो और दुख से भी बचाव हो। वह उसे चाहेगी जैसे वह कोई लाइलाज रोग हो, जैसे कोई उतारे अपने करने पर से अपशकुन का टोना। वह उसे चाहेगी, वह उसे चाहेगी पाप की तरह, पुण्य की तरह, और अपनी देह में लौट जाएगी गुमचोट की तरह।
धन्यवाद। की गरिमा को बनाए रखते हुए आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम विपिन कुमार, हिंदी ऑनर्स द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मैं जिस कविता का पाठ करने जा रहा हूँ उस कविता का शीर्षक है वही दाना देना प्रभु। वही दाना देना प्रभु जिस पर मेरा नाम हो, वही बूंद पानी मिले जिसमें मेरी प्यास हो, टुकड़ा भर आकाश प्रभु फटा जिसका छाता हो, कभी कभी दिखता उसमें सूरज और चांद हो, मुट्ठी भर तारे हों, उड़ते उसमें बादल हों, पंछी हो, रंग हो, थोड़ा भर अंधेरा हो, वही आंख देना प्रभु जिसमें कोई सूझ हो, कांपता सा दिल देना, थरथराती सांस, 2-4 दिन मिले 2-4 रात, जल दो तो कलकल हो, सीना कभी टप टप हो, वही समय देना प्रभु जिसमें कोई आहट हो, प्रेम दो तो ऐसा हो, वही मेरा सब कुछ हो, बादलों में दिखे छिपे तुम जैसा झिलमिल हो, ना सही मनुष्य चाहे पेड़ हो मछली हो, वही प्रिय देना प्रभु जिसे मेरी आस हो, इतना सब्र देना मेरी भूख मेरी प्यास को, ना पाने में धोखा ना हक में कहीं गड़बड़ हो मेरे भाग्य का हो मेरे भाग्य में, उतना ही देना प्रभु भले वह भूख हो भले वह प्यास हो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं काजल सिंह प्रथम वर्ष की छात्रा आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ काव्य पाठ जिसका शीर्षक है एक इच्छा चूड़ियों में। एक इच्छा लड़की की चूड़ियों में चलती है, पहले वह टूटे उसके बिस्तर पर, फिर टूटे उसकी चौखट पर। लेकिन चौखट पर क्यों? क्योंकि लड़की के भीतर एक शोकमयी औरत है और जो विधवा है नहीं लेकिन हो जाएगी जो। लड़की का डर उसकी धमनियों से कांपता चूड़ियों तक चलता है, कांपती है उनमें लड़की की इच्छा, कांपता है उनमें लड़की का शोक। आदमी कहाँ है लड़की का? आदमी जिसका मातम उसकी धमनियों में है और इच्छा जिसकी उसकी चूड़ियों में। आदमी उसका फंसा है किसी दूसरे देह किसी दूसरे सपने में, दूसरे दुख दूसरे आंसू में। उसका हर दुख सपना आंसू लड़की की मातमी पकड़ से परे है, लेकिन लड़की तो लड़की है, उसमें वही आदिम भोलापन पागलपन मरणपन भरा है जिसकी सजा किसी आने वाले कल वह उस आदमी को देगी जब तोड़ेगी अपनी चूड़ियाँ। आप सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम अनुज है, मैं हिंदी ऑनर्स द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मैं एक गद्यांश का पाठ करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है देह के मुंडेर पर गगन गिर। क्या है एक स्त्री का एकांत? वह एक पुरुष के एक जाति के एक आदिवासी के एकांत से किस तरह भिन्न है। स्त्रियों के एकांत में देवता नहीं रहते, ईश्वर नहीं रहता, उसमें भवसागर है और भवबाधाएं। कुछ प्राचीन कथाएं हैं और कुछ स्वप्न और धुंधली सी एक धुन जिसे वह हर देश काल में अपनी अपनी तरह से पकड़ती हैं। इस धुन को पकाते हुए ही वे काया से बाहर आती हैं, काल की गिरफ्त से स्वतंत्र होती हैं। लेखन अंततः एक तरह का शव आसन ही है, अपने शरीर अपनी काया से बाहर खड़े होकर अपना होना देखना। एक प्रकार की सिद्धि जो हमारे यहाँ सैकड़ों वर्षों से योगी करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अपने स्त्रीत्व को पार करने के बाद एक स्त्री अंत में जिसे हासिल करती है वह इस पृथ्वी पर अपने होने के बारे में ही एक नई साफ सुथरी समझ। शुक्रिया विभास जी, शुक्रिया मित्रों। बहुत सारी कविताएं हमने सुनी और गद्य का पाठ भी, और इन सबसे निकलती हुई ध्वनि को अगर हमने ध्यान से सुना होगा तो पकड़ना मुश्किल नहीं कि गगन जी किस तरह की लेखिका हैं। मैं उनकी कविताओं के बारे में या उनके लेखन के बारे में ज़्यादा नहीं बताने जा रहा हूँ, वो शायद आपके शिक्षक आपको मुझसे बेहतर ढंग से बता देंगे। लेकिन वो हमारे समय की महत्वपूर्ण कवित्री क्यों हैं,
इसलिए नहीं कि उनके 5 संग्रह छप गए हैं, इसलिए भी नहीं उनको साहित्य अकेडमी मिल गया है। ये सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं। उनकी कविता में कुछ ऐसा है जो अलग से लक्षित नहीं होती है। शब्दों के साथ हम बड़ी बेईमानी बरत रहे हैं। हम जिसको ईमानदार कहते हैं पता चलता है परले दर्जे का बेईमान है। हम जिसको सद्भावना से भरा बोलते हैं पता चलता है परले दर्जे का सांप्रदायिक है। हमारे समय की भाषा बड़ी निर्मम, बड़ी निष्ठुर, बड़ी बर्बर, बड़ी वाचाल भाषा है। बहुत ऊंची आवाज में चीखती हुई, शोर करती हुई टीवी चैनलों में आप देखते होंगे कि ये खबर आपको सेहरा देगी वाले अंदाज की भाषा। लेकिन असली भाषा, असल में ये भाषा नहीं, भाषा की केंचुल है जिसका चाबुक की तरह इस्तेमाल हो रहा है। असली भाषा जो है वो चुप्पियों में होती है, वो मितकथन में होती है। वो आपको आवाज नहीं देती है, आपको उस तक जाना होता है। और हमारे समय में मितकथन की, चुप्पियों की, अंतरालों की जो शायद सबसे प्रखर और सबसे महत्वपूर्ण कवित्री हैं वो गगनगिरी है। तो एक बात तो ये हुई, मैंने अलग अलग समय पे छोटी छोटी टिप्पणियां इन पे लिखी थी। और अभी जो साहित्य अकेडमी मिला तो हमारे मित्र हैं आशुतोष भारद्वाज, उन्होंने आग्रह किया कि आप फिर इन पे लिखते हैं। तो वो टिप्पणी मैंने लिखी थी, वो आपको सुनाने नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था, ज्यादातर जो पाठ यहाँ हुए वो बिल्कुल शुरुआती संग्रहों के थे। एक दिन लौटेगी लड़की से, उस दौर की सारी कविताएं जैसे भविष्यवाची हैं। और जो बिल्कुल आखिरी संग्रह है, जब मैं आई बाहर, वो पुराने दिनों की याद करता है। उसकी एक कविता का हिस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं, उससे पता चलेगा कि मैं जो कह रहा हूं उसका आशय क्या है। वो शुरुआत यहां से होती है, माँ और बेटी का जैसे संवाद है। तुम सुई में से निकलती हो, मैं धागे से माँ, कभी सुई में से मैं, कभी धागे में से तुम। कौन सी बखिया माँ, हम सिली जा रहे हैं सदियों से। कौन सा ये टाका है, कौन सा ये टाका पूरा होने में नहीं आता। लगता है कि कुछ गले में अटक रहा है, मन करता है कि चुप रहे। कवित्री ये छूट देने को तैयार नहीं है। अगली कविता में फिर पूछती है वो, कुछ देर बुझ जाऊं मां, फिर साफ दिखें रात और चांद, साफ दिखें तारे आसमान में, आकाश गंगाएं जाती हुई माएं, किसी ओट हो जाऊं कुछ देर मां। तो अपने आप को छुपा लेने की, कम बोलने की, चीजों को देखने की, वह एक बहुत विरल लेखिका है हमारे समय की। एक बहुत कोमल और रहस्यमय शब्द, बहुत अच्छा शब्द नहीं, आजकल तो उसको बड़ा विचित्र बना दिया गया है, लेकिन एक रहस्यमय सी उपस्थिति, बल्कि एक अनुपस्थिति का नाम है। आप देखिए उनकी एक कविता भी है, धार की तरह ही अनुपस्थिति, अधिक व छाया रहित, जिस पर वो चलती है। तो जो मैं कह रहा था कि कम दिखने, कम बोलने की चाहत से कविता बनी है। और अब देखिए, कविता का अर्थ नहीं होता है। बहुत साल पहले टी.एस. एलियट ने कहा था, ए गुड पोएम इज फेल्ट बिफोर इट इज अंडरस्टूड। कविता जो है पहले महसूस की जाती है, समझने का काम बाद का है, या समझने जैसे कोई चीज नहीं होती है। कविता आप महसूस करते हैं। तो माँ और बेटी के बीच सदियों से जो सुई और धागे का सिंबल है, जो रूपक है, वो हम सबके भीतर कुछ चुभता है। एक सुई, एक खलासी हमारे भीतर पैदा करती है। तो ये जो चीज अचानक मुझे ख्याल आया, मेरे पास कितना समय है विभाग की? आपके पास जितना आप चाहें। अरे नहीं, अभी हम लोगों को बेगम जी को भी सुनना है, जो कवित्री जितनी अच्छी वक्ता भी है। तो खैर, मुझे अचानक ख्याल आया, रमेश चंद्र शाह की किताब है वागर्थ का वैभव, उसमें वो जॉर्ज संताइना के हवाले से कहते हैं कि कवि का चिंतन और दार्शनिक का चिंतन दोनों अलग अलग होता है। दार्शनिक का चिंतन वो बोलते हैं कि तर्काश्रित होता है, लॉजिकल होता है। कवि का चिंतन मेटाफोरिकल होता है। तो उसका उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए हमें 10 किलोमीटर जाना है, हम 5 किलोमीटर गए, हमें 5 किलोमीटर और तय करना है। ये तर्काश्रित गणना है, लेकिन ये दार्शनिक का तरीका है। कवि जो है
उसका चिंतन क्या है? जब वो किसी पेड़ को देखता है इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, तो उसको समझ में आता है कि अगर आपको ऊंचाई की ओर जाना है तो आपकी जड़ें गहरी होनी चाहिए। वो समूह में बहुत सारे पेड़ों को देखता है जो बहुत ऊंचे उठे हुए हैं, तो पाता है कि उन्नति जो है, विकास जो है वो सामूहिकता में है। अकेला खड़ा पेड़ इतना ऊंचा नहीं हो सकता। ये वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं है, ये रूपकों से पैदा हुए निष्कर्ष है। तो रूपक जो हैं वो कविता को बनाते हैं। दुनिया की महान कविता और रूपकों से बनी हुई है। गगन जी की कविताओं को आप पढ़िएगा, चाहे ये आकांक्षा समय नहीं की कविताएं हों, चाहे एक दिन लौटेगी लड़की की कविताएं हों, अंधेरे में बुद्ध। अब बुद्ध पे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, लेकिन जब मैंने पहली बार संग्रह का नाम सुना था तो मैं थोड़ा चौंका था कि अरे गगन जी का इस नाम से संग्रह आया है। तो वो जो चीज है, या इनकी किताब अवाक जो गद्य की किताब है, आप बल्कि उसकी छपाई भी बहुत सुंदर, उस किताब को देखिएगा तो समझ में आएगा कि शब्दों को किस तरह रखा जाता है। शब्दों के अर्थ नहीं होते, उनकी छायाएं होती हैं। हम सब जब एक वाक्य बोलते हैं तो हमारे भीतर, जैसे मैं माँ बोल रहा हूं या धर्म बोल रहा हूं, तब सबके भीतर एक अलग माँ, एक अलग धर्म बनता है। तो उन छायाओं को पकड़ने का काम वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे, जो बहुत दुर्गम यात्रा है और बड़ी धार्मिक यात्रा है, लेकिन उनका इरादा जो है वो निर्मल जी की, निर्मल वर्मा की आखिरी पोशाक वहां छोड़ आना है, आखिरी वस्त्र उनका वहां उतार आना है। एक बहुत निजी यात्रा भी है। और उस किताब को पढ़ते पढ़ते आप समझ में आता है कि आध्यात्मिकता के पर्वत कितने ऊंचे, कितने संकरे होते हैं। आप थोड़ा सा फिसलें तो सांप्रदायिकता की खाई में गिर सकते हैं, थोड़ा सा फिसलें तो अंधविश्वास के गड्ढे में गिर जाते हैं। तो बड़ी बारीक धीरे धीरे चलते हुए वो ऊपर तक, शिखर तक जाती हैं, वहां से लौटती हैं। उसकी दुर्गमता, शरीर और आत्मा का द्वंद्व, बीमार पड़ता शरीर, कमजोर होता शरीर, वो सब बहुत विलक्षण ढंग से उस किताब में है। एक दूसरी बात, उनके महत्वपूर्ण होने की बात, देखिए आज तो हिंदी कविता में स्त्री स्वरों का बिल्कुल विस्फोट है। यानी आज की मुख्य धारा की कविता स्त्री कविता ही है। लेकिन ये स्थिति 30 साल पहले नहीं थी। 80 के दशक में जब गगन जी लिख रही थी या उन्होंने लिखना शुरू किया था, उसके पहले आपको कवित्रियों के नाम नहीं मिलेंगे। सीधे आपको मिलती हैं महादेवी वर्मा जो 1907 में पैदा हुई हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान मिलती हैं, कुछ कवित्रियों के नाम आते हैं, लेकिन वैसी प्रखर प्रबल कवित्री नहीं, कहानीकार की होती हैं। मतलब कहानीकारों में आप कृष्णा सोवती, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कई नाम आप जोड़ते रह सकते हैं, लेकिन कवि आपको नहीं मिलते हैं। कवि अकेली उन दिनों दिखाई पड़ती हैं गगन गिल, जिनके बाद कुछ अनामिका आती हैं, कात्यायनी आती हैं, 3-4 कवित्रियां हैं क्षितिज पे। आज की तारीख में जो कवित्रियां हिंदी में लिख रही हैं, जिन सवालों को उठा रही हैं, जिन रूपकों को चुन रही हैं, उनके पीछे जाएं तो पता चलेगा कि सबके भीतर एक गगन गिल मौजूद है। ये सच है कि हम सब अपनी परंपरा से बने होते हैं। हमारे भीतर हमारे पुरखे बोलते हैं, हमारी माएँ बोलती हैं, हमारी दादियाँ बोलती हैं। कविता में भी चुपचाप वो सारी आवाजें दर्ज हो जाती हैं, लेकिन जो आवाज सबसे प्रभावशाली होती है, जो सबसे गहरे उतरने वाली आवाज होती है, वो आवाज कौन सी है? जो हमारे व्यक्तित्व के तंतु, हम ही भाषा को नहीं बनाते हैं, भाषा भी हमें बनाती है। जब मैं बोल रहा था कि आज बड़ी बर्बर भाषा हो गई है, तो भाषा एक बड़ा बर्बर मनुष्य भी बना रही है। लेकिन आप हिंदी कविता के जिस स्त्री विस्फोट की चर्चा की जाती है, उसको ध्यान से देखिए तो उसमें वो सारे रूपक, स्त्री के लौटने की, स्त्री की पीड़ा की, देह और मन के द्वंद्व की, वो सारी छवियां आपको गगन जी की कविता में मिलेंगी। तो एक बड़ी परंपरा है जो उनकी कविता से निकलती है, उसको आज के लोग भले स्वीकार करें न करें, लेकिन वो है वहां मौजूद और देर से देर उसको स्वीकार भी किया जाएगा, लोग महसूस भी करते होंगे, लेकिन वो उपस्थिति बड़ी है। फिर आप देखिए चुप्पी से संवाद कैसे बनता है। जो मैं माँ बेटी की कविता अज्ञे की जो पंक्ति है, मैं हर तरफ से घिरा हूं वंसा, वंसा क्या है लाइन, चारों तरफ से बंद हूं, शब्द में मेरी समाई नहीं होगी, मैं सन्नाटे का छंद हूं। तो जंगल जो होता है हर तरफ से बंद भी होता है, हर तरफ से खुला भी होता है। चुप्पियां जो होती हैं, मितकथन जो होते हैं,
अपने आप को खो देने, विलो देने को जो जादू होता है, वो उपस्थिति को, स्वर को, बोलने को और ज्यादा प्रखर और ज्यादा चमकीला बना देता है। आप इस कविता को, गगन जी की कविता को सुनेंगे, उनके गद्य को पढ़ेंगे तो शायद इस चमकीलेपन का, इस प्रखरता का, लेकिन उसकी भी एक शर्त है कि आप मोबाइल देखते हुए पढ़ें, आप सिनेमा देखते हुए पढ़ें, आप बहुत सारे शोर में पढ़ें तो नहीं, आपको थोड़ा एकांत, जो आज लगातार कम हो गया है हमारे जीवन में, बाजार का, राजनीति का, समाज का जितना हस्तक्षेप बढ़ा है, हम सबके भीतर हमारे एकांत मर गए हैं। उस एकांत को अगर आप बचाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इन कविताओं को पढ़ें, आप एक बेहतर मनुष्य की तरह अपने आप को महसूस करेंगे। धन्यवाद। अब गगन जी को सुनेगा। मुझे लगा मैं अनजाने ही आज एक ऐसी जगह आ गई हूँ जहाँ मेरा जो संबंध अपने आंतरिक संसार से है वो प्रश्नांकित हो गया। मुझे ये कुलगीत वगैरह सुनकर अपने माहौल से तालमेल बिठाने में मुश्किल है। हम अपने को इतना संकुचित नहीं कर सकते कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय का गुणगान करें या एक भौगोलिक भौतिक चीज़ का करें। जो भी प्रार्थना हो, जैसा टैगोर करते थे, वो उसको संबोधित होनी चाहिए। आप विषय कोई भी पढ़ें यूनिवर्सिटी में साहित्य के अलावा, आपके भीतर अपनी संस्कृति की, अपनी सभ्यता की, अपने इतिहास की पूरी समझ होनी चाहिए। ये समझ आपको देशबंधु कॉलेज नहीं देगा। ये समझ आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कोई भी नहीं देगा। ये समझ आपको आपके परिवार देते हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी उसमें हो। आप अपने परिवारों के संस्कार को ग्रहण करिए, उनके बारे में सोचिए, चिंतन करिए। आपके अंदर जो भी अच्छा मनुष्य बनने की संभावना है, उसकी शुरुआत वहीं से होगी, यहाँ से नहीं। अगर वहाँ से हो चुकी तो ये जो विद्या संस्थान है ये उसको थोड़ा प्रोत्साहित करेंगे, वो पौधा धीरे धीरे ऊपर आएगा। परिवार की प्रतिध्वनि सुनिए, संस्कार की सुनिए, सिर्फ कोर्स की किताबें मत पढ़िए। कोर्स के बाहर जो भी आपको खींचता उसको पढ़िए, सतही को मत पढ़िए। कुछ विचार को पढ़िए और विचारवान बनने की कोशिश करिए। जितना आप विचारवान होते जाएंगे, आपका अपनी भाषा को इस्तेमाल करने के ढंग में फर्क आ जाएगा। मैं यहाँ बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे कविताएं, तो मैं यही सोच रही थी कि ये जो मुझे पढ़ना था ये सब तो यही पढ़े जा रहे हैं। अगर कोई अकल की बात कहनी थी तो प्रियदर्शन जी के सामने तो अब हम क्या अकल की बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बैठे बैठे मुझे ये भी
मतलब आप लोगों की बातचीत से ही समझ में आया कि मेरे बनने में, मुझे बनाने में मेरे परिवार की, मेरे संस्कार की कितनी बड़ी भूमिका है। मैं पंजाबी परिवार से आती हूँ। सूफी गीत हम सुनते थे, उन दिनों तो रेडियो का ही माहौल था, बार बार सुनते थे, लोकगीतों को सुनते थे। ये जो बार बार सुनना है, इसमें अर्थ पैदा होता है। एक बार सुनकर दूसरी जगह चले गए, उससे नहीं। आप लोग सोशल मीडिया से थोड़ा बचिए, थोड़ा टाइमिंग करिए कि कितनी देर आपको उसको करना है। मैं इस चीज़ में ज़्यादा सहज महसूस करूँगी कि अगर आप में से किन्हीं स्कॉलर्स के, स्टूडेंट्स के कोई प्रश्न हो, तो अगर मेरे से बन पड़े तो मैं ज़रूर एक दो चीज़ें कहूँगी। अभी अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं अपने पंजाबी होने को, अपने धार्मिक होने को, अपने नागरिक होने को कविता के ज़रिए कैसे कह पाई हूँ, इसकी बात करना चाहती हूँ। निचुड़ा निचुड़ा दिल था रीमा, मैला मैला डर था रीमा, माथा टुकता काग था रीमा, नीला हो गया सांस था रीमा, सूंघा सोती को नाग ने रीमा, ले गया वो मेरा श्वास रीमा, अटक गया मेरा प्राण था रीमा, घुमर रुकी हर बात थी रीमा, जलता जलता जहर था रीमा, ऐंठ मुड़ी मेरी आंत थी रीमा, जड़ उखड़ गया मेरा मन था रीमा, कुचला गया जो सांप था रीमा। ये दूसरी कविता है। ये आप लोगों को अलग तरह से सुनाई पड़ेगी। कोई पंजाबी पृष्ठभूमि का होगा तो उसको बिल्कुल अलग तरह से सुनाई पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमारे कुछ लोक बिंब आते हैं, जिसमें एक तो सोहनी महिवाल का है कि सोहनी नदी पार करके जाती थी, तो एक बार वो बाढ़ का समय था और उसका घड़ा कच्चा था तो वो डूब गई थी। गठरी 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 गठरी, हरदम सिर में चुभती गठरी, अंतड़ी अंतड़ी अंतड़ी, बांध अंतड़ियाँ बनाई उसने गठरी, मटका मटका मटका, उसका तैरती का भूल गया मटका, बचड़ी बचड़ी बचड़ी, मिट्टी की हो गई उसकी बचड़ी, उड़ती उड़ती उड़ती, ले गई चील चुरा के आँख उसकी, चुभती चुभती चुभती, एक गांठ उठा के उसने रख ली, गिरती गिरती गिरती,
किसके दर पे वो पहुंची गिरती गिरती, सोई सोई सोई, नीचे 7 पाताल जा सोई। एक कविता जो आप लोग पढ़ चुके हैं और जो मेरी बड़ी प्रिय कविता है वो मैं पढ़ना चाहती हूँ। वही दाना देना प्रभु जिस पर मेरा नाम हो, वही बूंद पानी मिले जिसमें मेरी प्यास हो। टुकड़ा भर आकाश प्रभु फटा जिसका छाता हो, कभी कभी दिखता उसमें सूरज और चांद हो। मुट्ठी भर तारे हों, उड़ते उसमें बादल हों, पंछी हों, रंग हों, थोड़ा भर अंधेरा हो, वही आँख देना प्रभु जिसमें कोई सूझ हो। कांपता सा दिल देना, थरथराती सांस, 2-4 दिन मिले, 2-4 रात, जल दो तो कल कल हो, सीना कभी टप टप हो। वही समय देना प्रभु जिसमें कोई आहट हो, प्रेम दो तो ऐसा हो, वही मेरा सब कुछ हो। बादलों में दिखे छिपे तुम जैसा झिलमिल हो, न सही मनुष्य चाहे पेड़ हो मछली हो, वही प्रिय देना प्रभु जिसे मेरी आस हो। इतना सब्र देना मेरी भूख मेरी प्यास को, न पाने में धोखा न हक में कहीं गड़बड़ हो मेरे भाग्य का, हो मेरे भाग्य में उतना ही देना प्रभु, भले वह भूख हो भले वह प्यास हो। मैं अपने साथ पुस्तक नहीं लाई और अब अपने फोन में ढूंढ लाई, तो 2 कविता मैं क्यों दिखाऊंगी तुम्हें निकाल कर अपना दिल, मैं क्यों दिखाऊंगी तुम्हें निकाल कर अपना दिल। तुम्हें भी तो पता होगा कहाँ लगा होगा पत्थर कहाँ हथौड़ी, कैसे ठुकी होगी कुंद एक कील किसी ढकी हुई जगह में, कैसे सिमटा होगा रक्त नीचे चोट के गड्ढे में, नीला मुर्दा थक्का बहता हुआ जिंदा शरीर में। तुम्हें भी तो दिखता होगा कांच जैसा साफ, मैं क्यों दिखाऊंगी तुम्हें अपना आघात। तुम्हें भी तो पता होगा कितने दबाव पर टूट जाती है टहनी, उखड़ जाता है पेड़, पिचक जाता है बर्तन, तार जब काट देता है हड्डी, फेंक देता है उछाल कर बाजू हवा में। तुम्हें भी तो पता होगा कितना सह सकता है मनुष्य कितना नहीं। कोई क्यों मांगेगा किसी और के किए की क्षमा, भले कितना ही अंधेरा हो पीड़ा का क्षण।
कोई क्यों हटाएगा सामने से अपने भेजा तुम्हारा प्याला? क्यों नहीं लेगा कोई तुम्हारी भी परीक्षा कि देख सकते हो कितना तुम, सह सकते हो कितना? कैसे चटकता है कपाल भीतर ही भीतर, उठता है रंध्र एक धीरे धीरे ऊपर, किस पीड़ा में? तुम्हें भी तो पता होगा कुछ, मैं क्यों कहूँगी? अब और नहीं सहा जाता मेरे ईश्वर। और अब ये नागरिक वाली, नागरिक के, हालांकि इस तरह से मैं सरलीकरण तो नहीं करना चाहती, लेकिन एक गऊ मेरे भीतर, एक गऊ मेरे भीतर है जिसे कटने का डर है। इस गऊ से अलग जिसे खिलाया जा रहा है चारा, खींची जा रही है जिसकी फोटो, उस गऊ से भी अलग जिसका किया था मैंने तिलक, खिलाया था गुड़ पूजा में, जिसके पैरों के नीचे से रेंग कर पार की थी उस दिन मैंने और मृतक ने वैतरणी। एक गऊ मेरे भीतर आ छिपी है भागकर, जिसे कटने का डर है। लगे हैं जिसके पीछे हत्यारे और बचाने वाले दोनों, वो यह नहीं जिसकी फोटो छपी है। उसके थन अभी भारी थे बच्चे के दूध से, भाग नहीं पा रही थी ठीक से, रफ्तार बहुत कम थी, डर बहुत ज़्यादा बच सकने के लिए। तिस पर आधी रात कोई खोल के ले गया था उसका बछड़ा, सांड उसका पहले ही भागा फिर रहा था आवारा। अंधेरे में लगाई उसने छलांग बदहवास, न उसे मालूम न मुझे, वो किसी पिछवाड़े में नहीं कूद बैठी है उनींदी एक स्त्री के दिल में। उन्मत्त कर दिया है इस गऊ ने बचाने वालों को, काटने वालों को अपने डर से। अब हर हाथ में छुरी, हर हाथ में जोर, जरा सी आंख लगते ही चाटती है मेरा मुख, सूंघती है अपना दूध जो मैंने बचपन में पिया। मैं नहीं इसका बच्चा, न इसे बचाने वाली न मारने वाली, यह सिर्फ एक संयोग था, अंधेरे में हुई गफलत। कूद बैठी यह गऊ मेरे भीतर, अब हम दोनों को कटने का डर है। हम अध्यापक लोग हैं, जब किसी कवि को सुनते हैं तो जो 2000 साल की 2500 साल की कविता पढ़ रखी है वाल्मीकि के बाद में, तो देखते हैं कि किनकी अनुगूंजे हैं इस कवि में। तो ये मैं मतलब कोशिश कर रहा था, उसी तरह से सवाल पूछता। मुझे तो लगा कि उस लिहाज से बहुत मौलिक कवि हैं, अनुगूंजे नहीं सुनाई पड़ी मुझे। लेकिन एक कविता जो है वो जो
जो पढ़ी थी किसी विद्यार्थी ने और आपने भी उसको दोहराई, जिसको सुनते हुए विजय देव नारायण शाही याद आए। उनकी कविता है प्रार्थना गुरु कबीरदास के लिए, दो तो ऐसी निरीहता दो कि दहाड़ते हुए आतंक में सच बोल सकूं, फटकार कर सच बोल सकूं, और मुझे इसकी चिंता ना हो कि इस क्या है कि मेरे सच का इस्तेमाल कौन किस तरह से करेगा, कौन किस तरह से करेगा। तो ये कुछ है, शाही को शायद पढ़ा है, नहीं पढ़ा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगा कि ये दोनों का क्राफ्ट और दोनों का कंटेंट मिलता हुआ सा था। ये कार्यक्रम कहें कि बहुत जल्दी ही तय हुआ। हमेशा उनके परिवार से, विनीता जी के परिवार से कोई न कोई रहता था। इस बार उनके बेटे ने कहा था कि मैं रहूँगा, वो फिल्म निर्माण में है, मुंबई से उनको आना था। कल उनका आया कि बहुत मुश्किल हो रही है, आपने परसों ही बताया है और मैं कैसे इसको मैनेज करूँ। तो हमने उसके लिए उनसे मांगी माफ़ी। हमने कहा देखिए किसी फ्लाइट में मिल जाए तो आ जाइए। उनकी बहन वो भी कहीं यात्रा में हैं और उनकी भाभी नीलांजना वो मुंबई गई हुई हैं। तो परिवार से, अच्छा बेटी पूना में है तो वो उसका तो नहीं आना हुआ, तो परिवार से कोई इस बार नहीं आया, जबकि ये 25वां साल था जयंती इस कार्यक्रम श्रृंखला की। तो एक चीज़ हमको थोड़ी सी अटपटी लगी, लेकिन ठीक है, ये चूँकि चला गया है फेसबुक पर तो उससे वो देख सकेंगे, जुड़ सकेंगे। जब भी कोई संस्कार को लेकर के कहें कि आग्रह करता हुआ या करती हुई दिखती है तो पता नहीं, हम अध्यापक बहुत संख्यक जीव होते हैं, तरह तरह के सवाल। तो हमको विलियम रीक की द मास साइकोलॉजी ऑफ फासिज्म उसकी याद आती है, और उसमें कहा कि भाई देखिए संस्कारों को इस तरह से अनक्रिटिकली वो करना, सपोर्ट करना, थोड़ा सा सावधान। जब इस किताब का माटी वाले का लोकार्पण हो रहा था, रिनपोचे साहब आए थे, गुरु वहाँ के लामा राधा वल्लभ जी, इतनी बढ़िया चर्चा हुई। उसके पहले मैंने कभी पढ़ा नहीं था ऐसे। IIC में चर्चा हुई और फिर लौट करके मैंने पढ़ना शुरू किया कि जरा एक बार हम भी देख लें गगन जी को। हमारा एरिया दूसरा है, मैं दलित साहित्य पढ़ता लिखता हूँ, उसी पर मेरा काम है। तो मुझे मालूम हुआ कि हाँ, जड़ें तो बहुत गहरी हैं, लेकिन उन स्रोतों का अभी तक मुझे वो नहीं मिला है। मुझे लगता है कि आज नहीं कल लगा रहूँगा तो वो भी शायद संधान कर पाऊँ कहाँ कहाँ से चीज़ें आती हैं। एक तरफ इशारा किया प्रीति जी ने, लेकिन मुझे वो भी मतलब इस कवि ने अगर कुछ कहा है तो बहुत पचा करके कहा है, बहुत रूटेड हैं, और इतनी रूटेड हैं कि अध्यापकों को मुश्किल आएगी, मतलब हमको पढ़ाने में मुश्किल आएगी, क्योंकि हमको चिन्हित करना होता है, यहाँ से चीज़, यहाँ से यहाँ चीज़। तो वो आपने हमारे लिए तो संकट किया है, अध्यापकों के लिए चुनौती भी है, लेकिन बहुत ही हम आनंदित हैं ज्ञान के मामले में, समृद्ध महसूस कर रहे हैं। प्रियदर्शन जी ने जिस तरह से अपनी बात रखी, अपना ये वक्त जिस तरह से बोल रहा है उनके वक्तव्य में, और कविताओं की जो उन्होंने रोशनी डाली। आप सब आए, हमारे प्राचार्य जी ने बहुत की उदारता से इस कार्यक्रम की मंजूरी दी। एक कार्यक्रम होना था लाइब्रेरी में, लाइब्रेरियन हमारे शैलेंद्र जी ने बहुत उदारता से कहा कि ठीक है, अगर जगह नहीं है, क्योंकि आज अश्वगंधा पर भी एक नेशनल सेमिनार हो रहा है, बहुत लोग आए हुए हैं वहाँ पर, तो मेन हॉल तो उन्हीं के पास है। हमारे हिंदी के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा हैं, शोधार्थी भी काफ़ी हैं। हमने रोक दिया कि नहीं, इस बार नहीं आएंगे, क्योंकि लाइब्रेरी में जो जगह मिली थी उसमें 25-30 लोग ही हो सकते थे, और ये कार्यक्रम टालना मुश्किल था, क्योंकि फिर अभी सेमेस्टर ब्रेक आ जाएगा, उसके बाद में कोई और कार्यक्रम विभाग जी ने सोचा हुआ है, तो फिर वो मामला गड़बड़ हो जाता है, इसलिए इसी वक्त करना था। अच्छे से हुआ, ये कल लगे रहे विभाग जी, और ये सेमिनार का कमेटी रूम उन्होंने बुक करवा लिया कल दोपहर बाद तक, और ये अच्छा ही हुआ। इसमें यहाँ पर 70-80 लोग आ जाते हैं, 80 लोगों ने तो साइड किए अपने,
कुछ लोग खड़े रहे, कुछ चले भी गए, लेकिन मैं सबके प्रति, सभी अपने साथियों के प्रति, वंदना जी, प्रीति जी, शैलेंद्र, रूबी जी, शास्त्री जी भी आए थे संस्कृत विभाग से, हिंदी विभाग के सारे साथी, अश्विनी जी, हाँ सवाल करते, अश्विनी जी फिजिक्स के हैं लेकिन साहित्य में बड़ी रुचि भी है और गति भी है, तो इनसे कभी किसी और अवसर पर सुनेंगे हम। इनको हम अपने ही विभाग का एक एक्सटेंडेड कहें कि मेंबर मानते हैं। उनकी बड़ी रहती है आवाजाही हमारे कहें कि विभाग में, और बहुत अच्छी समझ है। मैं सभी शोधार्थियों के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति, हमारे जो हिंदी ऑनर्स के और जो बीए प्रोग्राम के विद्यार्थी हैं, एमए के विद्यार्थी खास तौर से वो आ गए, तो विभाग के सभी साथी, खास तौर से हमारी जो जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसकी जो अन्नपूर्णा है नमिता चौधरी जी, वो हम लोग भोजन करेंगे अभी। हम सभी अध्यापकों से कह रहे हैं कि हमारे विभाग में चलेंगे, तो मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, केयर टेकर के प्रति, IQAC के प्रति। IQAC ने ही ये कमेटी रूम हमको दिया। लंबी लिस्ट हो सकती है जिन लोगों ने रंगोली बनाई, 5-6 कमेटियां बना दी राकेश जी ने, अलग अलग, कोई मीडिया कमेटी है, तो कोई मैनेजमेंट है, कोई स्टेज कमेटी है, तो कोई रंगोली कमेटी है, कोई बाहर देख रहा है। हाँ ये और जिन हाँ देखिए, मुख्य चीज़ तो यह है कि जो जिन कहें कि विद्यार्थियों ने काव्य पाठ किया, वो जो दिल्ली में उम्मीदें वाले संग्रह से एक गद्य पाठ भी हुआ, तो वो उन सब का बहुत ही शानदार पाठ रहा। जिस तरह से उसमें डूबे, उसके साथ तादाद में स्थापित किया, उसके बगैर इतना बढ़िया वाचन हो नहीं सकता था। तो उन खास तौर से उन विद्यार्थियों के प्रति मैं तो मुख्य कहें कि जो जिसके प्रति कृतज्ञता चाहिए वो भूल रहा था, लेकिन मैं उन सभी विद्यार्थियों के प्रति जिन्होंने जो रचना संसार में घुसे, ये एक अवसर होता है, हम अपने अतिथि रचनाकार की दुनिया में जाते हैं, उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं खुद को। तो जिन लड़कियों ने, लड़कों ने, हमारे विद्यार्थियों ने पढ़ा, वो उसमें एक तरह से गए। 1 हफ्ते से वो तैयारी कर रहे हैं लगातार। विभाग जी लगातार प्रैक्टिस भी करवा रहे थे, सुन भी रहे थे, कहाँ पर पॉज देना है, कहाँ पर कैसे पढ़ना है, तो सबकी अपनी शैली है। तो सभी के प्रति, और ये हमारे नए अध्यक्ष, नए प्रभारी विभाग जी का ये कहें कि एक तरह से पहला कार्यक्रम है ना मनोज जी? तो इनके प्रति खास तौर से ये सक्रिय रहेगा पूरा वर्ष। तरह तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे, कई कार्यक्रम इनके कहें कि खजाने में हैं, धीरे धीरे आएंगे सामने। तो मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, और इस कार्यक्रम के कहें कि समापन की अध्यक्ष जी की अनुमति से घोषणा करता हूँ।